अस्सलाम वालेकुम। आज दो तीन अहम खबरें हैं जिनको प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। सर फहरिस्त ये है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात क्या रुख इख्तियार करेंगे। आज खबरें ये हैं कि सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान के अंदर फ़ोन टेपिंग हुई है, यूरोपियन ममालिक के तो एहतजाज आपने देख लिए। पाकिस्तान की जानिब से आपको ऐसी चीज़ें अभी देखने में नहीं मिली, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तान के अंदर एक जाल बिछाया हुआ है, जिसमें ना सिर्फ टेलीफोन सुने जा रहे हैं हमारे लीडरान के, इसके अलावा हमारी मिलिट्री एक्टिविटीज़, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसके ऊपर बड़ी कड़ी निगाह है और बड़ा एक्सटेंसिव एक नेटवर्क है स्पाइस का जो पाकिस्तान में काम कर रहा है। पाकिस्तान से एक फैमिली गई है अमेरिका में और उन्होंने ड्रोन हमले के हवाले से अपने कंसर्न बताए। तो जो वो कांग्रेसमैन है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कहे तो एक दिन में ड्रोन हमले बंद हो जाएंगे। तो बड़ी एम्बैरसिंग पोजीशन में पाकिस्तान खड़ा है। आज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक स्टेटमेंट सेनेट में सबमिट की गई, वहाँ चौधरी निसार ने पढ़ के सुनाई, अपोजिशन ने उसके ऊपर खूब एहतजाज किया। रीज़न क्या थी, उन्होंने बताया ये कि 5 सालों में 67 सिविलियन डेथ्स हैं जो ड्रोन हमलों में हुई। अपोजिशन का ख्याल है कि ये नंबर लार्जली अंडरस्टेटेड है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत दबाव का शिकार है, इसलिए ऐसे नंबर दे रही है। अमेरिका वाले कहते हैं कि पाकिस्तान की मर्ज़ी से ड्रोन हमले होते हैं, पाकिस्तान कहता है हमसे पूछा नहीं जाता। इसके अलावा जो आज हम खबरें डिस्कस करेंगे उसमें एहतसाब का मामला है, क्योंकि नैब चेयरमैन के हवाले से इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में चले गए और लोकल बॉडीज़ ऑर्डिनेंस या लोकल बॉडीज़ इलेक्शन जो हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। 3 4 5 अहम मामले हैं जिनको डिस्कस करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं शेख रशीद अहमद, सरबराह इमामी मुस्लिम लीग के। शेख साहब खुश आमदीद कहता हूँ। पाक अमेरिका ताल्लुकात से स्टार्ट करते हैं। नवाज शरीफ साहब का दौरा, क्या खोया क्या पाया? इसमें तो काफी बहस हो गया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाराने में, खोदा पहाड़ निकला चूहा। क्या हुआ उसमें से? मुझे अब बताएं, कोई चीज पब्लिकली अगर कोई इतनी सेंसिटिव और सीरियस चीज है जो कि बाहर नहीं आ रही, बल्कि उन्होंने तमाचे मारे हैं कि भाई आपके कहने पे हम ड्रोन चला रहे हैं, आपके कहने पे हम अटलांटा से इसको बटन ऑपरेट कर रहे हैं, और शुरू दिनों में तो ऐसी बात थी कि शायद इनको ऑपरेशन या पुश बटन की मिल जाए कुछ ना कुछ, लेकिन इन ए वे आप देखें कि सरताज अजीज साहब ने कहा कि शायद दिसंबर तक कुछ मामला बेहतरी की शक्ल इख्तियार कर लें। उसकी वजूहत कुछ और हैं, वो हमारी कारकर्दगी से ज़्यादा। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर 2 रिपोर्ट्स आ गई हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये जिस तरीके से आप मार रहे हैं लोगों को, ये पूरी दुनिया के लिए आइंदा आने वाले दिनों में खतरात बढ़ जाएंगे। बाकी मुल्क भी ड्रोन बनाएंगे, उनका भी दिल जहाँ आएगा ड्रोन चलाएंगे, इसलिए वो डर के सहम की शायद देखें इनफैक्ट बनाना शुरू कर दिए हैं। देखें ना, ईरान ने एक ड्रोन उतारा है जो कि एक दुनिया में भौचाल आया है, और उन्होंने सालम जो है एक ड्रोन जो है वो उतारा है जो कि बुलंदी पे, और जो बुलंदी पे जासूसी कर रहा था। और आज जो आपने दुनिया में खबर गश्त की है पाकिस्तान के बारे में, बाबा पाकिस्तान की तो क्या देखें ना, वो खुद कहते हैं। शेख रशीद साहब, आप नवाज शरीफ साहब को तो आपने कह दिया कि वो खाया पिया कुछ भी नहीं, गिलास तोड़े 12 आने, लेकिन आपके जहन में ये तो होगा कि ये पाकिस्तान के अंदर इजाज़त जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने दी। बैतुल्लाह महसूद को मारने के लिए किसने कहा अमरीकियों को कि आइए बैतुल्लाह महसूद को मार दिया, हम वहाँ पहुँच नहीं सकते? किसने ये कहा कि कुछ पहाड़ों के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, हमारी फौज रिसाई नहीं कर सकती, आप आइए हटके? ये नवाज शरीफ ने नहीं कहा। लेट मी से आई एग्री विद यू, मुशर्रफ के दौर में 4 ड्रोन अटैक हुए, चारों का उसने मास्टर प्रिंट देखा, सवाए वो डामाडोला के जहाँ के तलबा के बहुत ज्यादा जुल्म और मामलात हुए। बेसिकली 82 बच्चे थे। हैं जी, 82 बच्चे थे, बच्चे शहीद हुए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद डिक चीनी आए। डिक चीनी ने हर एक को यह इजाजत ली कि हमें फ्री विंडो दी जाए, उसको फ्री विंडो मिली। सो मच सो कि खौफ महसूस किया गया बाज़ लोगों का कि ये बढ़ते बढ़ते कहीं और ना आ जाए। इजाजत किसने दी थी? शेख साहब, आप तो इनसाइडर हैं, आपको खबर होती है। देखें, देयर आर 2 काइंड ऑफ परमिशन, वन इज विद सिग्नेचर, वन इज विदाउट सिग्नेचर। विदाउट सिग्नेचर परमिशन किसने दी? सारा सब ने दी, सबकी अंडरस्टैंडिंग से हुआ। सबसे मुराद मुशर्रफ साहब, आसफ जरदारी साहब। जरदारी साहब से पहले इजाजत हो चुकी थी ना, जरदारी साहब से तो आए तो वो ठाठा हो रही थी, सिर्फ ये वह तादाद और बढ़ गई थी। सही है, 2010 में सबसे ज्यादा तादाद थी। तो इब्तदाई तौर पे फिर मुशर्रफ ने ज़बानी उन्हें कहा कि ठीक है मार लो, कोई बात नहीं। यू राइट, ठीक है। मारने का मतलब यह है कि जो मैंने आपको कहा कि उसने मास्टर प्रिंट देखा। शेख साहब, लेकिन पाकिस्तान में CIA के सेल ऑपरेट करने की इजाजत किसने दी? पाकिस्तान में CIA का तो मेजर कैंप ही पाकिस्तान ए पार्ट ऑफ ए CIA। देखें, ब्लैक बजट उनका अगर 52 बिलियन है, उसमें मैं नहीं जाता कि 12 एजेंसियों में तकसीम कैसे हुआ।
यानी 6000 लाइसेंस उस गद्दार ने जारी किए दुबई से और अमेरिका से बैठ के। क्यों नहीं उसका केस सुन रहे ये लोग? हुसैन हक्कानी ने कहा था कि मैंने लाइसेंस दिए, तो आप चकलाला से उतरे थे, चकलाला पे रोक लेते। सही बात है, आई तो रोक लेते। देखें उनको, उनके मामला देखें, 6000 वीजे जारी किए बेबस फौज के की मौजूदगी में। वो सारे के सारे लोग, अगर एक नॉर्मल डिप्लोमेट है पाकिस्तान में, मोस्टली डिप्लोमेट्स जो हैं उसका स्टाफ जो अगर आप देखें, यहां माजरत के साथ आप नाराज ना हो जाएं, यहां जो सहाफी भी आते हैं इंटरनेशनली, उनका जो एज ज्यादा ट्रेनिंग का होता है वो टेररिज्म, एटॉमिक, दूसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। मैं असल बात की तरफ आप मुझे हटा रहे हैं। देखें, इस मुल्क का आज से नहीं, बहुत अरसा पहले से, बहुत अरसा पहले से, मुशर्रफ से भी पहले ब्रिटिश हाई कमीशन पाकिस्तान में जासूसी के हालात पकड़े गए। ये 52 बिलियन पाकिस्तान को जितनी इमदाद मिली है उससे 5 गुना ज्यादा पाकिस्तान की जासूसी पे खर्च होता है। आपकी मेहरबानियों से आप आंखें बंद करके बैठे रहे तो ठीक है। वो जर्मन चांसलर को पता चला है ना कि मेरा फोन टेप होता है, उसने फोन खड़काया। चलें, अब देखते हैं कि कब ये अमेरिका, आपके बोले ही नहीं है कोई, ना बोले, इन्होंने नहीं बोलना। ये मुर्दा कौम के मुर्दा लीडर हैं, ये डंग टपाओ पॉलिसी है, ये दिहाड़ी लगाने आए हैं। जब आप बिजनेसमैन, जागीरदार ओरिएंटेड पॉलिटिशियन लगाएंगे, ना कौम उसके पीछे खड़ी होगी, ना वो खुद कौम के लिए खड़ा होगा। शेख रशीद साहब, लेकिन यहाँ जो मिलिट्री जनरल भी इक़्तिदार में आता है या आपका सिविलियन लीडर आता है, मैं आज कहने लगा हूं कि यहाँ सारे अदारे तबाह हो गए हैं। उसका इखलास इस कौम के साथ नहीं है। सारे अदारे तबाह हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी एक्सटेंशन हो जाए, मैं चाहता हूं मेरा बेटा लग जाए, मैं चाहता हूं, देखें इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टरों ने, इस मुल्क में तकसीम है ओहदे, ये दामाद का है, ये भाई का है। देखें इस मुल्क में डिसाइडेड है कि जो पोस्ट निकलेगी वो हमने तकसीम करनी है, आपस में हमने तकसीम करनी है। और आप जिस बात की तरफ दूर ले जाना चाहते हैं, लेट्स वेट, ये गवर्नमेंट कितना बड़ा प्रोटेस्ट करती है। अगर यहां आज एक कौमी लीडर होता, कौम को कॉल देता कि ये खुद मुख्तारी में मुदाखलत है, ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ एक ओछा हथियार है, इस मुल्क का कोई इंटरनेट अच्छा कर। लेकिन वो लीडर को जो है शायद ज़हन में बहुत सारी बातें होंगी कि मैं प्रोटेस्ट करने जाऊं तो पता चले कुछ आप लोगों ने इजाज़त ना दी हो, ये उसको सोचना पड़ेगा। फिर लीडर तो ना हुआ, गीदड़ हुआ ना वो। उसामा के जो वो कोरियर था, उसकी फोन कॉल किस तरीके से टेप होती थी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, जो ये हाईएस्ट लेवल के यानी जो अलकायदा के लोग हैं, ये मोस्टली टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक को नहीं छूते। अरे भाई, आपने एक टेलीफोन उसका पकड़ने की इजाजत नहीं थी दी आपके, तो यहाँ कहा जाता था इस्लामाबाद से बैठ के। मैं आपसे ये कहता हूं, आप इजाजत ना दें तो क्या कर लेंगे? तो अगर आप 9/11 में ये इजाजत ना देते तो क्या F-16 को गिराते? और नंगे नहाएंगे क्या और निचोड़ेंगे क्या? तो फिर इस लीडर को क्यों? मेरा आप सवाल बताएं। इसको कहते हैं शेर बन जा, उसको कहते हैं उसके पास चॉइस कोई नहीं थी। ये तो डबल स्टैंडर्ड है। मैं ये नहीं कहता चॉइस कोई नहीं थी, मैं कहता हूं क्या ये कौम F-16 या ड्रोन गिराने के लिए तैयार है? नहीं तैयार। ये क्यादत ही नहीं, कौम इन हैसुल कौम बुज़दिलों का जुमा बाजार है। जुमा बाजार उर्दू में संडे मार्केट कह दो। ये संडे मार्केट है बुज़दिलों की। कौमी गैरत पर जिस किस्म के हमले इन 10-12 सालों में हुए हैं, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि कोई उसका रिएक्शन नहीं है। इसका रिएक्शन भी आप देख लें हमारे फोन के। वैसे ये 12 साल भी छोटी बात है। आप बुढ़ा बेर वाली हिस्ट्री ले लो। हमारा हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि हम पैसे जब डॉलर्स आ रहे होते हैं ना, बहुत कुछ कर जाते हैं। देखिए हमारी आमदन का जरिया ही हमारा महल्ले वकू है। हम जहां कहीं हम भी भत्ता लेने वाली, हमारी गवर्नमेंट भत्ता टैक्स है, हम भत्ता खोर हैं। जब इंटरनेशनली अगर ईरान इराक की जंग होती है तो हम भत्ता खोर हैं, अगर कुवैत इराक की जंग होती है तो हम भत्ता खोर हैं। देखें वहां पेंगियों का भी माल जा रहा था और दूसरों का भी माल जा रहा था, क्योंकि हमारी टेरिटरी इस किस्म की है। अब जितनी हलचल है मिडिल ईस्ट में, जितनी हलचल है इस वक्त, दुनिया की तमाम हलचल हमारे इस पड़ोस में है। गुज़श्ता रोज़ एक खबर थी, आपको उसका भी हवाला दे दूँ। लतीफ़ महसूद को पकड़ा हुआ है अमरीकियों ने अफगानिस्तान से, और बड़ा शोर चल रहा था। अफगानी कह रहे थे कि हमने पकड़ा था, ये छीन के ले गए। कल न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमरीकी अहदेदारों को कोट करके ये खबर शाया की है कि अफ़गान इंतज़ामिया, अफ़गान खुफिया एजेंसी पाकिस्तानी तालिबान को फाइनेंस करके पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मसरूफ़ थी। ये लतीफ़ महसूद से उन्हें पता चला। किसी ने इसकी डिनाइल नहीं दी, उन्होंने अफ़गान ऑफिशियल्स को कोट किया।
देखिए हमारे लोग तो करजई एक जाति बहार के मेले, जो कुछ उनकी शान में कसीदे कहते हैं। मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं उन मीटिंग में शरीक रहा हूं। मुनासिब नहीं है बात करना कि जब उनको शटअप कॉलें दी गई, नवाज शरीफ साहब से कोई ये तोके रखे कि वो शटअप कॉल देंगे, मैं ये मानने के लिए तैयार। शेख रशीद साहब जिन्होंने शटअप कॉल दी थी, आप उनको बड़ा हीरो बना रहे हैं। उन्होंने क्या कर लिया था? ब्रह्मदाग वहां बैठा हुआ था ना काबुल में, ले आए थे ब्रह्मदाग को वापस। देखिए आप वो यही कहा था ना आपने, ये नंबर है, आपने कहा था ये तस्वीरें हैं हमारे पास, यही कहा था ना जनरल मुशर्रफ ने, ब्रह्मदाग वहां बैठा हुआ, ये नंबर है काबुल का जहां से कॉल ट्रेस की। क्या हुआ था? देखिए डिप्लोमेसी में कोई हमला नहीं कर दिया। यहाँ कोई नहीं है शेख रशीद साहब, यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म में बैठ के वही बात कर रहा है, कोई वहाँ शेरवानी पहन के वही बात कर रहा है। हमारे तरीके वही, बाज दफा यूनिफॉर्म में भी और बाज दफा एचकन में भी मजबूरियां कराती हैं, लेकिन कौमी गैरत जिस तरह मजरू हो रही है, कौम का जोश और वलवला जिस तरह मान पड़ रहा है, कौम के जज्बात की जिस तरह तज़हीक और तौहीन हो रही है, कौम को एक लूला लंगड़ा डिसेबल किस्म का कौम का एक शऊर जो पैदा किया जा रहा है, उसके लिए एक इनकलाबी लीडर की जरूरत है। इंतखाबी लीडर। वो कौन है इनकलाबी? इंतखाबी लीडर तो फिर ये स्याही वाले हैं। तो ये बल्दियात में जो आप करने जा रहे हैं, जिसका अभी आपने सवाल किया, आप ये याद रखें कि लोग वोट डालने छोड़ देंगे। डेंगी है मेरे शहर में, मर रहे हैं एक एक महल्ले से। मैंने शहबाज शरीफ साहब से एक चैनल पे कहा, मैं मशकूर हूं उन्होंने नोटिस लिया, लेकिन ये हल्का बंदियां अपने मतलब की बना रहे हैं अपने लोग, और एक ऐसे निजाम के लिए जिसमें कोई इख्तियार नहीं, सारे इख्तियार चीफ मिनिस्टर पंजाब के पास है। शेख रशीद साहब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, लोगों ने, आप सब लोगों से सवाल करने हैं कि आप पाकिस्तान में हुकूमत किस लिए करने आते हैं? लोगों को मारने के? अब तो जो करने आ रहे हैं उनसे पूछे ना, इकोनॉमी पे आए आप देखें भी पूछेंगे, देखें मेरी गुजारिश पूछेंगे कि आपको वोट दिए थे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर उनको वोट देंगे। आटे का थैला, घी का डब्बा, चीनी का तोड़ा, आटे का थैला। इलेक्शन में कहा था, आप पढ़े लिखे लोग जितने हैं, आप जाते होंगे वोट डालने, फर्स्ट टाइम लोग वोट डालने गए हैं। पढ़े लिखे लोग पहली दफा है कि पढ़ा लिखा आदमी पहली दफा वोट डालने गया है। पीटीआई को डाला उन्होंने, और उसका रिजल्ट जो है वो मायूस कुन निकला है। गैलप का सर्वे कहता है कि जो एजुकेटेड लोग हैं उनकी बड़ी तादाद ने पीटीआई को वोट किया, जो उन्होंने 76 लाख लिए, ज्यादातर उनके एजुकेटेड वोटर हैं। लेकिन शेख रशीद साहब वो फर्क भी नहीं ला पाए पीटीआई वाले भी। स्वात में डेंगी सबसे ज्यादा इस वक्त, आप तो शहबाज शरीफ को गिला कर रहे हैं ना, स्वात में उनसे संभाला। लेकिन मैं सारे मुल्क की बात कर रहा हूँ, मैं वहां की बात कर रहा हूँ, अपने हल्के की बात कर रहा हूँ। फिर आपके एंकर वहां पहुंच जाते हैं, भाई हम तो अपोजिशनों में बैठे हैं, क्या आप हमसे ये तोका रखते हैं कि हम स्प्रे के लिए कहें जी बल्ले बल्ले हम भी मिरासी बन जाएं? क्या ये कौम का फर्ज नहीं है, कौम की क़यादत का फर्ज नहीं है? लोगों को हमारा तो मिरासी बनना नहीं है। देखें, लोगों को उकसाने का नतीजा इंशाअल्लाह ताला लोग भी खुद ब खुद इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि उनसे धोखा हुआ है। ये डब्बा पीर वालों ने काम किया है, लोगों से धोखा किया इस क़यादत ने, जो कहते थे घसीटेंगे, बांटेंगे, इनकी चीर फाड़ करेंगे, इनको वापस लाएंगे, एक आदमी के खिलाफ कोई केस नहीं होगा, कोई आदमी सजा नहीं होगा। अगर सजा हुआ तो मेरा रिकॉर्ड रख रहे हैं, मेरी क्लिप कौम को दिखाएं। क्या आप समझते हैं इस मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ नैब केस करेगी? नैब का तो चेयरमैन आपने बड़ा ढूंढ के लगाया शेख साहब। अब तो मैं जो बात कर रहा हूं, आप शख्सियतों को छोड़ें। अब तो जनरल कियानी भी कहता है शख्सियतें अहम नहीं है, अदारे अहम है। उन्होंने काकूल में खिताब किया जाति बार के तो अपने बारे में कहा था, आप किसके बारे में कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूं, जिस मुल्क में वजीर खजाना तहरीरी बयान दे हुदैबिया पेपर मिल का, इत्तफाक फाउंड्री का, मनी लॉन्ड्रिंग का, उसको कोई बुलाएगा? क्या इस मुल्क में आसिफ जरदारी के खिलाफ आप देखें, बाइज्जत बरी होंगे ये सारे लोग, बाइज्जत बरी होंगे। सिर्फ सजा वो होगा जो, मैं इंग्लिश थोड़ी सी मुझे आती है, कि देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस, नोबडी लुक्स टुवर्ड्स केस, एवरीबॉडी लुक्स टुवर्ड्स फेस। केस के पीछे चेहरा कौन सा है? जिस हुकूमत के आप वजीर थे, उन्होंने नैब बनाई थी बड़ी तगड़ी, स्ट्रॉन्ग किस्म की, पावरफुल किस्म। मैं नवाज शरीफ की वजारत का भी वजीर था, मैं उन्होंने केस बनाए, जमाली का भी वजीर था, केस बनाए उन्होंने। और जब वो काफ लीग की हुकूमत आई, उसके बाद उन्हीं केस वालों को उन्होंने 15 लोगों को हुकूमत में शामिल करके हुकूमत बनाई। नैबजादे इसलिए कहा था ना उन्हें, देखें वो फाइलें आपने इस्तेमाल करके 15 वो नैबजादे बनाए थे। ये हिस्ट्री है। तमाम बातों के बावजूद जमाली साहब एक वोट से वजीर आजम बने। ये सब कुछ करके भी जमाली साहब एक वोट से, ठीक है, मैं विटनेस। इन तमाम बातों के बावजूद एमकेएम के भी वोट डलवा के फिर भी एक वोट सिर्फ। उस दौर में किसी शख्स ने यह नहीं कहा, ये सरे महल जिसका ववीला किया किसी और ने नहीं किया, नवाज शरीफ साहब ने किया।
ये 60 मिलियन किसी और ने नहीं किए, ये मेमू गेट नवाज शरीफ साहब कोट पहन के और टाई लगा के गए। आज तो आपने एक और खबर मिस कर दी। सेनेटर वकार की आज खबर है एक ब्रिटिश पेपर के अंदर कि 30 मिलियन पाउंड का उनका एक मेंशन है, वो सेल होने जा रहा है क्योंकि उन्होंने 50 मिलियन पाउंड का एक कर्जा लिया हुआ था, बैंक से डिस्प्यूट चल पड़ा है, तो पता चला प्रॉपर्टी किसकी है, तो सेनेटर वकार की प्रॉपर्टी। 30 मिलियन पाउंड। देखें ये पॉलिटिकल दलाल पॉलिटिकल दलाल वकार साहब जैसे हर खानदानों, ये मैं नहीं उन्हें कहता, ये आप ऐसे लफ्ज मैं कह रहा हूं, क्योंकि वो जितना पैसा देते थे आगे मिम्बरों को खरीदो फरोख्त का कम देते थे। मुझे मिम्बरों ने कहा पंजाब में जो शहबाज की हुकूमत टूटी थी, जो बंदे खरीदने गए थे वहां पंजाब में, मेरे ख्याल में सेनेटर वकार उनमें शामिल थे। सर जी हर काम का आर्ट होता है लोगों को, ये आर्टिस्ट किस्म के लोग हैं, ये पॉलिटिकल आर्टिस्ट हैं, इनकी उंगलियां इतनी बरीक हैं, इनका देखें इनको केस बनाना आता है। फॉर एग्जाम्पल हमें को क्या बेईमानी करनी है, किस तरह करनी है, इनको आर्ट पता है जी, ये वोट इतने की है, ये मैंने इतनी वोटें लानी है, मुझे इतने पैसे चाहिए। ये हर पार्टी के मेंबर हैं। मैं हैरान हूं कि इस पार्टी में वो अभी तक वजीर नहीं बने। ये एक खास किस्म का शोबा है डीलिंग का, जिनको परचेज और सेल की जिनका रिच एक्सपीरियंस है, और उसमें वकार अहमद साहब एक हैं। कोई और शख्सियतें भी हैं जो खरीदो फरोख्त करती हैं वोटों का, और जो खरीदो फरोख्त कभी हुकूमतों की, हम तो पागल लोग हैं, वैसे ही बकवास करते हैं आके रोज आके अपना दिल जलाते हैं, लोगों को भी दिल जलाते हैं। नतीजा क्या निकल रहा है जी? क्या किसी के खिलाफ एहतसाब होने जा रहा है? नो। आप खुद को पेश करेंगे एहतसाब के लिए? है जी, आप खुद को पेश करेंगे? यस, व्हाई नॉट, मैं तो हर वक्त हाजिर हूं। अब बड़े सालों से हुकूमत में 7-8 इलेक्शन आपने जीते हुए हैं, आपके पास भी चेक होना चाहिए ना, आपने क्या क्या किया हुआ। बस यही तो है, 8 इलेक्शन जीत चुके हैं अब तक कौमी के, तो आपको चेक तो करना चाहिए जरूर। 3-4 दफा वजारत भी संभाली, इन्फॉर्मेशन 6 दफा संभाली, ये 4 दफा इन्फॉर्मेशन की संभाली। तो इन्फॉर्मेशन में फिर भी आपके सामने आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, लेटे हुए नहीं है। वो तभी आप मेरे मुंह से कुछ और निकलने लगा था। वो तभी आप वजीर नहीं है ना, वजारत में होते तो पता चलता है। वजारत में होते तो इन्हीं जैसा होता। मौका मिलेगा शेख साहब तो दोबारा, अल्लाह को पता है, दोबारा फिर ज्वाइन करेंगे। किसको जी? जिनके देखिए आप वो बातें कर रहे हैं जो आपसे मुतलका नहीं है। मैं जो कुछ कह चुका हूं मेरा ख्याल है वो काफी है। मैं मुंह काला करने के लिए कोई और जगह भी ढूंढ सकता हूं। चलिए, मेरे ख्याल ये स्टेटमेंट आपका हम रिकॉर्ड करके रखेंगे, क्योंकि एक दफा माजी में आपने कह के तो दोबारा लाइन बदल ली थी। नहीं, कब बताएं आप? जब आपने इलेक्शन से पहले कहा था कि ये सीट नवाज शरीफ की है, बाद में ये आप ऐसे ही उसकी दलाली करने वाली बात कर रहे हैं। मैं लानत भेजता हूं। ये अगर आप ये साबित कर दें, मैं इसी वक्त सुबह असेंबली छोड़ दूंगा। आप असेंबली छोड़ दीजिए फिर, क्योंकि आपने ये स्टेटमेंट दी नहीं दी। ये ऑन रिकॉर्ड, अच्छा ऑन रिकॉर्ड आप साबित करें नेक्स्ट प्रोग्राम। अगर आप नाम नासिब अल्फाज इस्तेमाल करके समझते हैं कि ये चीज आपकी पुरानी के ऊपर मट्टी डाल दी जाए, ये बात मैं कह रहा हूं आप साबित करें। मैं साबित आपको अखबार ला के दे दूं। अखबारों को छोड़ें, आप साबित करें। मेरी अखबार कैसे छोड़ दूं भाई? मैं ये कह रहा हूं मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा। चलें अब आपकी बात मान लेते हैं, क्योंकि मुझे प्रोग्राम आगे चलाना है, इसी पे नहीं तो लड़ते रह जाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात अभी हमारे यहाँ वो चल रही थी, एक टिकट चल रहा था कि उन्होंने कहा कि वो मैग्नेटाइज्ड इंक जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। मैग्नेटाइज्ड इंक का ही सबसे पहले रौला पड़ा था कराची में, जो वोटर चेक हुए उन्होंने कहा मैग्नेटाइज्ड इंक ही नहीं थी। 10% सही है, 90% जाली है। बल्दियाती इंतखाबात में क्या होगा? 2.5 अरब रुपया 3 अरब रुपया खर्चा है जी मैग्नेटिक। अगर $100 108 पे रहे, 2.5 से 3 अरब रुपए का मेरे अंदाजे के मुताबिक खर्चा है। उससे 1 अरब रुपए की मशीनें आ सकती हैं। 2.5 अरब रुपया इनको कौन देगा? 2.5 अरब रुपया इनको कौन देगा इस हालात में? और इस हालात में इनको 2.5 अरब रुपया छोड़ के 1 अरब रुपया भी नहीं देगा। इन्होंने उसी स्याही से इस निज़ाम का सत्यानाश करना है जिससे अभी 3 इलेक्शनों की रिपोर्टें आई। शेर रशीद साहब लेकिन अरबों रुपया छाप रहे हैं, तो 2.5 अरब रुपया लगा के अगर इलेक्शन साफ हो जाए तो वो ठीक नहीं है। अच्छी बात, 2.5 अरब और छाप लें, जहाँ अच्छी छापे और छाप लें। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। इस इंक को ये फसाद होगा, गंद होगा, कराची में आपने देखे ये जो रिजल्ट्स आए हैं, पहले तो एमकेएम के ऊपर खाली इल्ज़ाम था ना कि उनके हल्कों में ऐसा हुआ है। अभी उन्होंने चैलेंज किया हुआ था एक सीट के ऊपर, तो वहाँ पे भी वैसे ही नतीजा है। पूरा स्टैंड ही यही है कि 8-10% वोट ठीक है, बाकी का बताइए। देखें अभी तो जब तक इमरान खान साहब के 4, मैं तो उनको कहता हूँ आप 50 हल्कों की बात करें, जब तक 50 हल्कों का फैसला नहीं होगा ना ये इलेक्शन क्रेडिबल है ना ये डिसक्रेडिबल है। पंजाब में 50 हल्कों का फैसला हो तो पता लग जाएगा
कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। शेख रशीद साहब, जब आप कहते हैं इलेक्शन क्रेडिबल नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें किसी ने हैंकी फैंकी की। आपके सामने किसने की? जो इमरान खान साहब कहते हैं वो तो यही कहते हैं जो उन्होंने कहा है, मैं उसको एंडोर्स करता हूं। आप बता दें। नहीं, उन्होंने कहा कि ये सारे रिटर्निंग अफसर जो इमरान खान ने कहा, जिस पर इतना रिटर्निंग ऑफिसर अपने आप से नहीं कुछ कर रहे होंगे ना, ये ऑर्गेनाइज होता है, पीछे कोई और होगा, तारे हिला रहा होगा ना। उनको रिटर्निंग ऑफिसर को किसी से खास मोहब्बत नहीं होगी अचानक। वो कौन था? मास्टरमाइंड कौन था? ऑफ कोर्स मास्टरमाइंड लाहौर में बैठे हुए थे। वो तो उस वक्त इक़्तिदार में नहीं थे ना, पंजाब हुकूमत थी, केयर टेकर सेटअप था। इमरान खान कह रहे हैं मैं डिस्क्लोज करूंगा, मैं उन्हीं पे छोड़ते रहता हूँ। क्योंकि आपके जहन में होगा पंजाब में जिनको केयर टेकर लाया गया था, इमरान की जमात ने उसकी मुखालफत नहीं थी की। देखें, वो भी एक लंबी स्टोरी है, वो कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, मैं किसी से उलझना नहीं चाहता, बट दिस इज ए हार्ड फैक्ट कि लाहौर में बकौल इमरान खान साहब के वो वक्त आने पर अनकरीब डिस्क्लोज करेंगे। मेरे पास शहादतें नहीं हैं, उनके मैं कह रहा हूं कि वो 4 हलकों में जो उनका जजेस भी बदल रहे हैं वो उसको डिस्क्लोज करेंगे। और ये सारा वेल प्लान इलेक्शन हुआ, और वेल प्लान इलेक्शन के रिजल्ट आपके सामने, 2 तिहाई अक्सरियत उनके पास है। 2008 में चुल्लू फिरा। अगर जुल्लू फिरता 2008 में तो ये ना होता कि 1 वोट से जीते। देखें ना, जुल्लू का एक मार्जिन होना चाहिए। 2002 की नहीं बात कर रहा, 2008 वाली जिसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी। देखें 2008 में ये तय था कि बाज लोग नहीं जीतेंगे, जो बताया गया। हमारी तो पोजीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, हम ये कहें। ये किसने कहा था कि बाज लोग नहीं जीतेंगे? ये तय बात है। जहां डिस्कशन होती थी, जहां हम लोग सियासी आपस, कौन लोग शामिल थे उसमें? वो लोग जो हुकूमत बनाना चाहते थे, उनको बाज चेहरे पसंद नहीं थे, वो असम्बली में उनको नहीं देखना चाहते थे, जिनमें मैं और चौधरी शुजात शामिल थे। आपका ख्याल है कि आप दोनों की सीटें मार करके हरवाए? नहीं, मैंने तो कहा कि हमारी पोजीशन कोई अच्छी भी नहीं थी। देखिए ना, मैं तो खुद मान रहा हूं, लेकिन यह भी तय था कि अगर हमारी पोजीशन अच्छी भी होती तो हमें तय था कि आपको आगे नहीं आना। और चौधरी शुजात से क्या दुश्मनी थी? क्योंकि चौधरी साहब तो सपोर्ट करने वालों में शामिल थे, काफी बाद में सपोर्ट करने वाले हुए, पहले तो नहीं थे। अच्छा, एक ब्रेक ले लें जी। शेख रशीद साहब हमारे साथ हैं और बहुत से पाकिस्तानी सियासत के मामला हैं, कराची लॉ एंड ऑर्डर, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शेख रशीद अहमद हमारे साथ हैं और पाकिस्तान की दाखिली सालमियत और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और इसके अलावा जो फॉरेन पॉलिसी के अमेरिका विजिट के हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं। शेख रशीद साहब, तालिबान से बातचीत, ये एक अहम एजेंडा आइटम है। आज चौधरी निसार ने कहा कि इब्तदाई बातचीत, इब्तदाई फ्रेमवर्क उसका तैयार हो गया, इब्तदाई तैयारी हो गई है, अब जल्द ही हम बातचीत का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आप क्या समझते हैं? असम्बली से मुझे फ़ोन आया कि कल 1:30 बजे पार्टी के लोगों को ब्रीफिंग दे रहे हैं कि मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं। ऑन रिकॉर्ड आज ही फ़ोन आया मुझे कि कल 1:30 बजे कौमी असम्बली में ब्रीफिंग दी जा रही है तालिबान के साथ मुज़ाकरात के सिलसिले में। तो कल देखें, ऑन मूवमेंट ज़रूर है मेरा ख्याल है, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि हमने कोई मसला शुरू किया है। क्या शुरू किया है, कहाँ तक शुरू किया है, कहाँ तक पहुँचा है, कल अगर उन्होंने ब्रीफ किया तो कुछ पता लगेगा। मुझे तो बिल्कुल कुछ नहीं पता, मुझे तो अखबारी सतह तक की जो मालूमात। मौलाना फजलुर रहमान ने जो मीटिंग्स की और उसके बाद वो काफ़ी लोगों से मिलते रहे, आप समझते हैं कि वो मौसर रोल अदा कर सकते हैं? देखें, मौसर रोल गवर्नमेंट और फौज ने अदा करना है। मौसर रोल जो है गवर्नमेंट और फौज का है। जिद्दोजहद है मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं, उसका नतीजा क्या निकलता है आई कांट से। फौज और नवाज शरीफ सेम पेज पे हैं? मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त फौज और नवाज शरीफ एक पॉइंट, उनका एजेंडा एक है। मैं अपनी इतलात, लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं अपनी इतलात पर समझता हूँ कि फौज का और नवाज शरीफ का एजेंडा एक है। अच्छा, ये फिर बहुत ही पॉजिटिव होगा अगर दोनों इस नुक्ते के ऊपर इकट्ठे हैं, क्योंकि फिर देखिए फौज ने बहुत वाजे तौर पर जो बात की है, नवाज शरीफ साहब भी वही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैकेनिज्म की बात। अब नवाज शरीफ साहब ने भी वही बात शुरू की है वॉल स्ट्रीट में जाके, लंदन में वॉल स्ट्रीट में जाके उन्होंने वही बात की है जो फौज बात कह रही है। और फौज ये बात कह रही है कि हम सिविल हुकूमत के पीछे खड़े हैं और हम मज़ाकरात के हामी हैं और हम मज़ाकरात को फुल सपोर्ट करते हैं। फिर नवाज शरीफ साहब के लिए क्या चीज़ रुकावट है कि नए आर्मी चीफ का तकर्रुर नहीं कर रहे? खौफ, डरा हुए हैं, वो जेन्युइन भी हैं। आप देखें
क्योंकि उन्होंने जो फैसले किए, हालांकि फिर उन्होंने लातादाद मरतबा ये बयान दिया कि मैं मेरिट पर फैसला करूंगा। अगर कोई मेरिट पे फैसला करेगा तो फिर तो कोई रुकावट नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। 3-4 नाम थे जिनमें हारून असलम है, जनरल राशिद हैं और जनरल राहील हैं। मेरे ख्याल में चॉइस तो इनमें से अगर देखें, सीनियरिटी और मेरिट देखें, 3-4 लोगों में से कोई ज़्यादा मुश्किल अब डिपेंड करता है नवाज शरीफ साहब आर्मी से कितने नाम मंगाते हैं, 5 मंगाते हैं, 6 मंगाते हैं। 2-3 नामों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नवाज शरीफ साहब का, मैं नहीं समझता हूँ कि उनका कोई प्रॉब्लम है। तो फिर अभी तक तैनाती हुई क्यों नहीं? क्योंकि दिन भी तो गुजरते जा रहे हैं, ज़्यादा टाइम तो है नहीं पीछे। पता नहीं, अब दौरों पे है नवाज शरीफ साहब। मैंने कहा था कि आप जाने से पहले अनाउंस करके जाएं। बेहतर होता कि जाने से पहले कर जाए। बहुत बेहतर होता, बहुत ही बेहतर होता, क्योंकि बहुत सारे फैसले ऐसे होने जा रहे हैं जिसमें इन नए लोगों का भी उनमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है, और जितना जल्दी वो शामिल हों उतनी मुल्क और अदारे की खिदमत है। अमरीकी फ़ौजों का इनखला शुरू होना है और अफ़गानिस्तान के साथ एक बरतानिया हमारी बातचीत करवा रहा है, अभी कारज़ाई से भी मीटिंग हुई है। बहुत अहम नहीं होगा कि नया आर्मी चीफ जो है वो भी ऑन बोर्ड हो, उसी पेज पे हो जहां नवाज शरीफ बैठे हो। मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, और पता नहीं किन अहबाब ने, किन दोस्तों ने, किन लोगों ने नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा दिया कि अमेरिका जाने से पहले, देखें अब आम डिस्कशन शुरू होना शुरू हो गई है। आम डिस्कशन शुरू हो गई है कि जनाब अमेरिका जाने से पहले क्यों नहीं हुआ। पहले जनरल कियानी साहब के बारे में शुरू हो गई, शोर पड़ गया, आर्टिकल आ गए, एंकर आ गए, उन्होंने खुद गुब्बारे को पंचर कर दिया, हवा निकाल दी, ये कह के कि भी मैं तो जा रहा हूं। व्हेन ही इज लीविंग, जॉइंट ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्मी हैज ऑलरेडी लेफ्ट। मेरा नहीं ख्याल उनके लिए क्या रुकावटें हैं, क्या प्रॉब्लम है, उनकी पार्टी जानती है। जनरल वाइन रिटायर हो चुके हैं और जनरल कियानी जो है वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब 3 साल की एक्सटेंशन ले ली थी और नहीं लेनी है। नेचुरली इससे ज्यादा तो मेरा ख्याल है अनप्रेसिडेंटेड है, पहले 3+3 आज तक कभी किसी को मिला नहीं। तो ये बड़ा क्रूशियल टाइम में बड़ी अहम अपॉइंटमेंट्स हैं जो नवाज शरीफ साहब ने करनी है। और साथ क्या मेरा मतलब है, प्राइम मिनिस्टर नहीं करनी है ना, उसको कौम ने इस काम के लिए चुना है, उसको इस काम के लिए चुना है कि उसने डिसीजन लेने हैं। और ऐसे नजर आता है मुझे कि पहले के नवाज शरीफ में जो लोग समझते हैं शायद वो ज्यादा सीरियस हैं या ज्यादा सोच विचार से काम लेते हैं, बाज काम ऐसे हैं जो सोच विचार से तल्लक रखते हैं, उसके लिए पाकिस्तान में रहना जरूरी है, और बाज काम ऐसे हैं जो फैसले से तल्लक रखते हैं। जो फैसले से तल्लक रखते हैं उस पर सोच विचार हो रही है, जो सोच विचार से तल्लक रखते हैं उस पर फैसले हो रहे हैं। 600 अरब रुपए का आपने 600 अरब रुपए का आपने गर्दिशी कर्जा दिया उनको, और 870-80 अरब रुपए के नोट छप चुके हैं। 800। और इस मुल्क में जो सोच और फिक्र की बात है कि दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसका स्टेट बैंक ब्लैक मनी से और प्राइवेट अदारों से करेंसी इकट्ठी करे। ये जितने मिलियन 150 है, 200 है, 300 है, 200 मिलियन जो हमने रिजर्व बढ़ाए हैं, ये प्राइवेट मार्केटों से लेके बढ़ाए हैं। ये प्राइवेट मार्केटों से लेकर हमने बढ़ाए हैं, और जब प्राइवेट मार्केटों से लेकर हमने बढ़ाए हैं तो उसका नतीजा आपके सामने है। ये कह रहे हैं हम कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल इंडिया ने किया है। कंट्रोल इंडिया ने 70 रुपए से लाया 61 पे, 69 या 70 से 61-60 पे लाया। हम तो किसी वक्त भी जरा सा कोई मसला हुआ तो ये फिर शूट ऑफ हो जाएगा रुपया दौर। गवर्नर स्टेट बैंक की कैपेसिटी है, वो भी सवाल उसके ऊपर भी बहुत उठ रहे हैं कि क्या वो इस काबिल हैं कि स्टेट बैंक को रन कर सके। मुश्किल है, पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क है, वहाँ आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही, रिमिटेंस का पैसा, वर्ल्ड बैंक IMF का पैसा, उसको लेके आप चलाते हैं। स्टेट बैंक गवर्नर बड़ा तगड़ा होना चाहिए। देखें जी, आपके बहुत सारे फैसले एक शदीद 5-4 बिलियन US डॉलर की मोहताज हैं। IMF क्या करती है, इन दिनों में मीटिंग कर रहे हैं डार साहब, और एक फुल टाइम मिशन पाकिस्तान बैठा हुआ है, आ गया मिशन, फुल टाइम फिनांस मिनिस्टर की जरूरत है। देखें, मुझे ऐसे महसूस होता है कि शायद अगर उनकी दिलचस्पी ज्यादा फॉरेन मिनिस्ट्री में है साग डार साहब को, तो उनको फॉरेन मिनिस्ट्री दे दी जाए। लेकिन उस विजिट में उनका होना जरूरी था, क्योंकि US ट्रेजरी से आप मिल रहे थे, आप वहाँ वर्ल्ड बैंक वालों से मिल रहे थे, आप भाषा वो पहले ही वहीं पे थे, वो पहले ही वहीं पे थे, मीटिंग करके आए थे, वो पहले ही मीटिंग वहीं पे करके आए थे। अब देखें, बहुत सारी मीटिंग में फिनांस मिनिस्टर साहब का यहाँ होना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। कराची लॉ एंड ऑर्डर, चीफ जस्टिस फिर बैठे हुए हैं, लेकिन हालात हैं कि वहीं के वहीं। आप क्या समझते हैं कि बेहतरी आएगी? देखें, बेहतरी तो आ जानी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब भी वहां बैठे हैं, रेंजर्स भी वहां बैठे हैं। अब कराची में फौज का काफी हद तक अमल दखल है, बेहतरी आनी चाहिए, मैं नहीं समझता। लेकिन बेहतरी उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक दोनों तीनों मेन बुनियादी पार्टियां ऑन बोर्ड नहीं होंगी।
उनके खदशात भी दूर करने चाहिए। खदशात करने वाली जॉब जमातें खदशात दिखा रही हैं, यही तो फौज को बुला रही थी। अब आपने रेंजर्स को कहा कि ऑपरेशन करो, तो फिर अगर शोर हो तो वो तो ज्यादती है। देखें, पॉलिटिकल आदमी दो तरफ चलता है, एक उनके अंदर के मसाइल हैं, एक उनकी लुक है। फर्स्ट टाइम एमक्यूएम ने यह बात की कि फौज के हवाले किया जाए 240 किसके तहत, 245 के तहत, और वो तो बहुत ही सख्त बात थी। फिर उन्होंने उसको चेंज किया और उसको नरम किया और उसको नरम किया, और नरम करने का मतलब जो है वो जो अब शुरू हुआ है उसमें एक आधा एमपी है उनका गलत पकड़ा भी गया। देखिए रहा भी हो गया है जी, फॉर्मर एमपी रहा भी हो गया। लेकिन अब मसला ये है कि कराची में जो इस किस्म का क्राउड है, ये जोडो कराटे वाला और जो गन माफिया है और ताकत वाला और टारगेट किलर वाला, ये एक बहुत बड़ी फोर्स है। इसको एक हफ्ते 10 दिन में खत्म नहीं किया जा सकता। अच्छा, कौमी असम्बली में आ जाएं, इससे पहले कि हम प्रोग्राम के बिल्कुल एंड पे आ जाएं। पिछले दिनों बड़ा मुझे 1 मिनट देंगे आप? एंड से पहले बताएंगे कि 1 मिनट रह गया। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे ये बताइए कि अपोजिशन लीडर के हवाले से इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दिया। क्या इमरान खान की जमात इस पोजीशन में है कि अपोजिशन लीडर को बदल सकते हैं? देखें, इमरान खान साहब की 35 वोटें हैं, और उनको अगर पीपल्स पार्टी का और कोई बंदा ना एंटर हुआ तो उनको 11 मजीद वोटें चाहिए 46 की। 46 में जमात भी होगी, लेकिन अभी उनके पास वोटें नहीं हैं। और इमरान खान साहब जिसको कैंडिडेट कहेंगे, मैं शेख रशीद अवामी मुस्लिम लीग, हमारी एक वोट है, हम उसको वोट देंगे। मैंने इमरान खान साहब से बात की थी, मुझे यकीन था कि एमक्यूएम और जमात इस्लामी और चौधरी शुजात मुझे वोट कास्ट कर सकते हैं। बगैर मैंने उनसे बात किए ही मुझे यकीन था, इस किस्म की मेरी बात थी। और इमरान खान की हद तक आई एम टोटली कन्विंस के वो एक जिम्मेदार आदमी है, उसने एक पूरी पार्टी को साथ लेकर चलना है, और उन्होंने जो पार्टी की कोर कमेटी ने जो फैसला किया उसके मुताबिक तो अब मेरा ख्याल है खुर्शीद शाह ही रहेंगे। बट व्हेन एवर दे आर इन पोजीशन, मेरी ख्वाहिश होगी कि इमरान खान बने, इस असम्बली को इज्जत मिलेगी, उस पार्टी को मुकाम मिलेगा, और फिर इस तरह इमरान खान एक बेहतर सियासत की पोजीशन। आपकी ख्वाहिश ये थी कि आपको अपोजिशन लीडर के तौर पर पीटीआई सपोर्ट करती, और काफ वाले और एमक्यूएम वाले, आपका कहना यह है कि वो आपको वोट देने पे आमादा थे। जमात भी मुझे दे देती, गो मैंने मुनव्वर साहब से बात नहीं की, लेकिन मुझे यकीन था। हाँ, मेरी सोच यही थी। आपकी सोच यही थी कि एमक्यूएम और काफ लीग और जमात इस्लामी और इमरान अगर मान जाते तो आप अपोजिशन लीडर बन जाते। हाँ, फिर तो कोई मसला ही नहीं था। पीटीआई वाले के एमक्यूएम से बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अभी मेरी तो ख्वाहिश है कि करें, लेकिन मैं, उनकी अपनी पार्टी है, मैं उनमें मुदाखलत भी करने की पोजीशन में नहीं हूँ। मेरी तो पहले दिन से ख्वाहिश थी कि ग्राउंड पॉलिटिक्स और होती है, और उनकी काफ़ी लड़ाई बढ़ती जा रही है। मैंने 2 कोशिशें की, दोनों में बुरी तरह नाकाम रहा। मेरी ख्वाहिश थी, मैंने खान साहब से मौलाना फजल रहमान के बारे में भी बात हुई, एमक्यूएम के बारे में भी बात हुई, और मेरा ये ख्याल था कि मैं एमक्यूएम के पास अगर जाऊं तो वो इमरान खान को वोट दे सकते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए। बेसिकली तो मैं इमरान खान साहब के लिए काम कर रहा हूं। पीटीआई ने आपकी मुखालफत क्यों की? मुझे नहीं पता, उनका हक है अगर की तो। मेरा मतलब है, मैं ज़ाहिर है उनकी जेन्युइन बात है कि मैं एक वोट से लीडर, आप इत्तेहादी थे ना, वो इकट्ठे हुए थे। वो तो ठीक है, आपकी एक जमात है, आपका एक वोट है, उनके 25-26 वोट है, वो तगड़ी जमात है आपसे। उनके 35 वोट हैं। मुखालफत की वजह क्या? मुझे नहीं मालूम, ना मैंने पूछा, ना मेरी खान साहब से मुलाकात हुई, ना मैंने इतना जोर दिया कि ये क्या होने जा रहा है। फैसले आसमानों पे होते हैं। एमक्यूएम और पीटीआई के माबैन क्या मसला है? ज़ाहिर है, इलाके में एमक्यूएम भी एक फोर्स है, कराची में तहरीक इंसाफ का भी एक वोट बैंक है। हालांकि सिंध में उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की, और सिंध में एमक्यूएम के मुकाबले में तहरीक इंसाफ अगर मेहनत ज़रा ज़्यादा करती, बेहतर कैंडिडेटों की सिलेक्शन करती, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आता। उन्होंने ज़्यादा जोर पंजाब पे दिया खान साहब ने, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा वोट है। लेकिन जब आप कहते हैं ना कि सियासत में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ जाती हैं, तो एमक्यूएम भी मुंतखब वोट लेकर ही आई है, तो अपोजिशन लीडर बनाना है, तो उसमें कोई ऐसा मजायका तो नहीं है कि उनसे बात की? मेरी तो ख्वाहिश थी, अगर पार्टी उनकी अपनी पार्टी है, मेरी अपनी पार्टी है। खान साहब की रजामंदी थी किस बात पे? एमक्यूएम से बात करने पे? नहीं, मेरी अपनी राय थी। आपकी अपनी राय है कि मेरी अपनी राय। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की तरफ आ जाएं, क्या ये जो मसाइल हैं बहुत बड़े हैं, छोटे मसाइल नहीं है। इकॉनमी देख लें तो वो उतना बड़ा मसला है, एनर्जी सेक्टर पे उन्होंने पैसे दिए हैं, लेकिन अभी मसला हल करना बाकी है जब तक नई बिजली के कारखाने ना लग जाए। लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी का मसला है, अच्छे तरीके से संभाल पाएंगे? देखें, अगर नहीं संभाल पाएंगे तो घर जाएंगे। टाइम थोड़ा है, मुकाबला सख्त है। अगर संभाल पाएंगे तो इज्जत पाएंगे, अगर संभाल पाएंगे तो उनके लिए एक नए रास्ते खुलेंगे, और वो अगर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और चैलेंज के मसाइल को हल करते हैं तो लोग अंधे नहीं हैं। अगर लोग बिलबिलाएंगे, रोएंगे, चीखेंगे, चलाएंगे तो उनका वोट बैंक कम होगा।
और उनका वोट बैंक जिस तेज़ी से कम हो रहा है उसका उनको एहसास फैसलाबाद में भी हो जाएगा। और अगर ये हल्के बंदियां जो कर रहे हैं बल्दियात में, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मैं शहबाज साहब को कहूँगा कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। इनको डेंगी पे लगाएं, दूसरे कामों पे लगाएं। ये 4 दिन से बैठे हुए हैं दफ्तरों में और मनपसंद के हल्के बना रहे हैं। ये बल्दियाती इलेक्शन कोई इलेक्शन नहीं है, इसके कोई इख्तियारात नहीं है, लेकिन इसका जो रिएक्शन होगा पब्लिकली वो ज़्यादा बड़ा होगा, लोगों के जज्बात मजरू होंगे। अमेरिका ने विड्रॉल करनी है, 2014 पे आ जाए। अगला साल पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मुश्किल होना है। तालिबान वाली लड़ाई अंदर से हम संभाल नहीं पाए, जब अमेरिकी फ़ौजों की वापसी शुरू होगी फिर क्या होगा? ये बहुत बड़ा इशू है। करजई के जाने के बाद वहाँ जो कैंडिडेट हैं वो सारे तालिबान की ज़बान बोल रहे हैं, सिवाय अशरफ गनी के। उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, वो उसकी कोई वोट नहीं होगी। कंधार साहब से भी, आगा साहब और दूसरे बुशरैफ साहब, ये सारी उनकी ज़बान वही है जो कि तालिबान की लाइन और लेंथ पे खेल रहे हैं। इसका मतलब है कि मसला हल होने नहीं जा रहा और अगले महीने ये पता लगेगा कि अफगान फ़ौज, अमेरिकन फ़ौज कितनी बड़ी तादाद में जा रही है, कितनी वहाँ अपनी स्ट्राइकिंग फोर्स रख रही है, कितनी वहां पे अपने शेख रशीद साहब 10,000 रख लें या 15,000 रख लें, बाकी फौज वापस जा रही है, उसमें तो शक नहीं है ना। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जो इम्पैक्ट आना है, जो स्पिल ओवर होनी है, असले की वापसी होनी है। पीटीआई वालों ने वो ज़बानी कह रहे हैं कि हम वो सप्लाई लाइनें रोक देंगे। सप्लाई लाइनें रोकना इतना आसान नहीं है, नहीं तो अभी तक रोक लेते। चीफ मिनिस्टर के इलाके से जाती है नौशहरा से, रोक सकते होते तो पहले ही रोक लेते। आपसे मैं इत्तफाक करता हूँ। मेरे ख्याल में उनका मुतालबा जो है वो एक पब्लिकली उन्होंने बात की है और मुझे यकीन है कि ड्रोन्स जो हैं वो सारी दुनिया में एक मसला बनते जा रहे हैं और फुट सोल्जर्स की जगह क्योंकि ड्रोन ले रहे हैं, इसके खिलाफ सारी दुनिया में खौफ बरपा हो गया है। इसलिए ये वक्त करीब है शायद कि ड्रोन हमले रुक सकें, और अगर ये ड्रोन हमले नहीं रुकेंगे तो पाकिस्तान में मसाइल बढ़ेंगे। पाकिस्तान में क्या अमन हो जाएगा? ये जो ग्रुप्स हमारे खिलाफ बरसरे पे कार है, अभी भी कोयटा में शाम में एक धमाका हुआ है। सिर्फ ये नहीं है कि केपीके में वो खुद 4 ग्रुप आ रहे हैं और धमाका करके पेशावर के इर्द गिर्द उन्होंने आग लगाई हुई है, अभी कोयटा के इर्द गिर्द धमाका हुआ। बहुत बड़ी पेनिट्रेशन हो चुकी है जी। आप देखें इस्लामाबाद में जो बचे हैं अभी बाराकऊ से हालात, जो उनकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो उनकी सोच है, खुदा न खास्ता किसी वक्त कहीं कोई बड़ा हादसा हो सकता है और बड़ा हादसा जो है वो मुल्क की सियासत में बहुत बड़ा डेंट डाल सकता है और जमहूरियत के लिए मसाइल पैदा कर सकता है, क्योंकि पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा है, लोग इतने अपसेट हैं, लोग मुतमिन नहीं हैं, लोगों के अंदर इतना रिएक्शन है कि कोई एक मकतबा फ़िक्र भी वन वे होकर नहीं सोच रहा। आप तो तालिबान की बात कर रहे हैं, वो इकट्ठे नहीं है। मैं समझता हूँ सियासतदान भी इकट्ठे नहीं है, ये किसी खौफ के मारे या मामलात के मारे में और बात करते हैं, दिल और दिमाग से और बात करते हैं। आप ब्रिटिश में देखें, उनका एजेंडा जो है वो छपा है, उसकी क्या जो छप रहा है ड्रोन्स के बारे में। सो बड़ी अजीब सूरत है हाल। शेख रशीद साहब, लेकिन एक चीज़ इबाम है हमारे यहाँ, वो फ़ौज और हुकूमत और सिविलियन सारों के अंदर है। हम कुछ खौफ का शिकार हैं इस मसले के ऊपर। जो ग्रुप साहब से मेन स्ट्रीम हो सकते हैं 2, 4, 6, आपकी फ़ौज को भी पता होगा, मौलाना फजलुर रहमान को भी पता होगा और अब तक नवाज शरीफ साहब को भी पता होगा। बाकियों से आपको ताकत इस्तेमाल करनी है और कोई दरमियानी रास्ता नहीं। वो 8 होंगे ग्रुप या 10 होंगे ग्रुप जो आपकी बात मान जाएंगे, बाकी क्यों हथियार देखें जी, यहाँ कोई भी आदमी ऐसा नहीं। खुद फजलुर रहमान पर 2 हमले हो चुके हैं, मुझ पे 3-4 हमले हो चुके हैं, शेरपाव साहब पे हमले। उस बेल्ट में देखें अभी तहरीक इंसाफ के एक लीडर ने जान भाग हुआ है वहां पे एक। यहां मसला, अगर इस मुल्क को चलाना है तो इन मज़ाकरात को हकीकी शक्ल सीरियसली देनी होगी। अगर ऐसे ही मेरा मतलब है कि मज़ाकरात बराए मज़ाकरात और फोटो सेशन करने हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूँ ना वो मुतमिन होंगे ना ये मुतमिन होंगे। और बात शेख साहब, लेकिन मुज़ाकरात की लिमिटेशन है। जो चीज़ हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, मुज़ाकरात कह रहे हैं, लेकिन वो सारे मुज़ाकरात से क्यों मादा हूँ? वो हथियार क्यों फेंक दें? वो अपनी जिन जगहों से किडनैपिंग फॉर रैंसम करके वो पैसा कमा रहे हैं, क्यों ख़त्म कर दें उस चीज़ को? वो कहते हैं आप कुफार का निज़ाम है पाकिस्तान में, यही कहते हैं ना, और कहते हैं पाकिस्तान के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। तो फिर आप किस चीज़ के तहत उनसे बातचीत करें जाएंगे? फ़ौज कहते हैं यहाँ से वापस बुला लें, तो फिर इलाका दे के वापस आ जाए, फिर आप कहें जो मर्जी। देखिए, फ़ौज तो अभी गई है करजई के ज़माने से वहाँ पे, ये एक अलहदा इशू है। गवर्नर करजई जब वहाँ थे, औरकजई जो है वो औरकजई साहब के लेफ्टिनेंट जनरल जो औरकजई साहब हैं, ये अपने इलाके में लेके गए फौज खुद को, और ख़ुद इस्लामाबाद में है। शायद औरकजई जाते हैं या नहीं जाते हैं मुझे नहीं पता। ये एक क्वेश्चन मार्क सवाल है। ये आप कहना कि भाई वहाँ पे फ़ौज का जाना, असल मसला ये है कि देखें हथियार भी फौजी, पठान जो है हथियार नहीं गिरता, बहुत कोशिश हो चुकी है इसमें। असल मसला ये है कि वो कमिटमेंट, वो मायदा कि भाई वो पाकिस्तान के आइन और कानून को मानते हुए, आइन और कानून के अंदर पाकिस्तान की सालमियत और वादानियत को मानते हुए अपने मसाइल का हल चाहेंगे। आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात की टेबल पे आके किसी मुआहदे पे पहुंचेंगे या हम अल्टीमेटली लड़ने की तरफ? आगे भी वो कई मुआहदे कर चुके हैं,
कोई ये तो नहीं है कि ये आखिरी माहिदा होगा, ये पहला माहिदा होगा। गुलबहार साहब से हुआ, बाद में उसका रिजल्ट जो नेक मोहम्मद का हुआ वो भी आपके सामने नेक है। मोहम्मद से एक दिन माहिदा करके हाथ डाले थे आपने, अगले दिन मिसाइल स्ट्राइक हो गई थी, Agreed. तो वो उसी किस्म का काम ना हो जाए दोबारा। आपसे इत्तफाक करता हूँ, उसी किस्म का खतरा भी है। मेरा नहीं ख्याल नवाज शरीफ की मौजूदगी में और फौज अगर एक काम करेगी तो उसको पहरा देंगे नवाज शरीफ साहब भी। बिल्कुल एंड के ऊपर है। मैं एंड के ऊपर पहले क्लियर से करना चाहता हूँ, मुझ पे बोझ है। मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया दलाली, उसका मतलब है कमीशन एजेंटी। अगर वो उसको कोई मीडिया गैर इखलाकी तौर पर ले तो मैं माजरत खाऊं और मैं शर्मिंदा हूं कि अगर कोई इसका गलत मैना ले, दैट डजंट मीन लाइक दिस। लेकिन मैं नवाज शरीफ की कमीशन एजेंटी भी नहीं कर रहा। ठीक है, चले, मैंने जो अपना है वो बता दी। अंडर इन्फ्लुएंस आपके ख्याल है कि मैं कर रहा हूँ? नहीं कर रहे। मैं मेरा जो मतलब आपने वजाहत कर दिया तो आप ही पे छोड़ देता हूँ, इससे आगे और नहीं इसको लेके चलता। लेकिन दोबारा ये बता दें, बलूचिस्तान में अमन, बलूचिस्तान में अमन होगा। बलूचिस्तान देखें, मेरा ख्याल था कि बलूचिस्तान में ज्यादा बदअमनी होगी, लेकिन सूबा सरहद जो है मेन मरकज बन गया है और बलूचिस्तान में अमन हो जाएगा। हो जाएगा जिस दिन मामलात, मैं मुतमिन हूं कि बलूचिस्तान में अमन हो जाएगा। मुझे सूबा सरहद में बढ़ते हुए हालात ज्यादा फिक्र दे रहे हैं, क्योंकि सूबा सरहद के जो इनके मामलात हैं वो कटलांग, सखाकोट और यहाँ शिमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, सवात से लेकर कराची तक पहुंच चुके हैं। सो ये बलोची जो हैं वो अपने इलाकों में एक उनकी स्ट्रगल जरूर है, हर मुल्क में है, किस मुल्क में नहीं है। 320 ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है जो ऐसी बातें कर रहे हैं, हमारे मुल्क में भी हैं। और नवाज शरीफ साहब ने एक उनकी उमंगों के मुताबिक, उनकी सोचों के मुताबिक उनका चीफ मिनिस्टर्स दिया, और वो कितने कंट्रोल कर सकते हैं, कितना उनका असर बढ़ रहा है। मालिक साहब से बलूचिस्तान नहीं संभाला जा रहा और परवेज खटक से KPK नहीं संभाला जा रहा। जो सच्चाई है वो यही है। बस फिर अल्लाह ताला हमारी मदद करे, मैं तो यही तो कायम अली शाह की हुकूमत वो अवैस मुजफ्फर टप्पी चला रहा है। यहाँ पे भी या तो किसी टप्पी को बुलाइए जो पीछे बैठ के चला ले, नहीं तो हाल यही है। मैं क्या कह सकता हूँ, शेख साहब टप्पी का तो मुझे पता है। टप्पी का पता है ना आपको? टप्पी का तो मुझे नजर है। मैं तो समझता था कि वो, मैंने उस दिन मुझे मिले एक दिन एक किसी शाइये में, तो मेरी फर्स्ट टाइम उनसे मुलाकात हुई। ऑफ कोर्स इस मुल्क में जो तेज ताकतवर होता है, जिसके जैसे मैंने कहा आपसे पहले, देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। टप्पी के पीछे आसफ जरदारी का फेस है। कायम अली शाह क्या बेचता है? वो कायम अली शाह बेचारा क्या बेचेगा वहां? कुछ नहीं बेच सकता, क्योंकि यहां देखें बाज़ इन पाकिस्तान में ऐसे लोग रहे हैं जो मुलाजम होता है वो ज्यादा मिनिस्टरों से पावरफुल होता है, जो पसंदीदा मुलाजम होता है। आप देखें भुट्टो साहब के दौर से शुरू हो, उसके मलक अमीर मोहम्मद खान के दौर से शुरू हो, बाज लोगों के मुलाजम जो है दे वर मोर इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल देन ए मिनिस्टर। लास्ट क्वेश्चन शेख साहब, क्या PTI वाले KPK की हुकूमत संभाल पाएंगे? क्योंकि मेरे खदशात हैं उनके हवाले से ना। देखें आपकी मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है वो संभाले। गो परवेज खटक साहब, लियाकत खटक हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, हम इकट्ठे थे कॉलेजों में, पता नहीं वो कहते हैं लाहौर से थे। मैं तो उनको गॉर्डन कॉलेज में ही देखता रहा हूँ अपने साथ अपनी सियासत में, लियाकत खटक को भी। मेरी दुआ और ख्वाहिश है, क्योंकि अगर PTI KPK में नाकाम होगी तो उनकी सियासत को बहुत बड़ा धचका है। एक चीज़ हमने आपसे पूछी नहीं आज, वो भी पूछ लें। अवामी नेशनल पार्टी में क्या हो रहा है? आजम होती और अमीर होती क्या कर रहे हैं? लड़ाई तो पैसों की है, रिश्ता कोई भी नहीं होता। दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता मफाद का रिश्ता है। जब मफाद को ठेस पहुंचती है तो रिश्ते चूर चूर हो जाते हैं। हत्ता कि वो औलाद जिसको दुआओं से, न्याजों से, नजरों से, तावीज़ों से मांगता है, जब उसके एजेंडे पे काम नहीं करती तो वो लिख देता है कि मैं इसको नाखलफ करार देता हूँ। 2008 के इंतखाबात आपने बड़े करीब से देखे हुए हैं। हमारे पास भी यहाँ कुछ ऐसी इतलात थी कि कुछ फॉरेन फंडिंग हुई थी वहाँ से MMM को हराने के लिए, जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने पहले खड़ा किया था, एक मॉन्स्टर हवा बना के दिखाया था। मॉन्स्टर नामनासिब लफ्ज़ है, मेरे ख्याल में नहीं कहना चाहिए, लेकिन दुनिया को दिखाने मुनासिब इस्तेमाल वापस ले लिया ऑनर, वापस ले लिया। मैं भी वापस नहीं तो मेरे ऊपर कोई फतवा आ जाएगा। मैं भी वापस ले लिया। दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने बनाई थी MMA, और 2008 के इंतखाबात मैं पैसों के मसलों में, देखें आप भाई हैं, मैं पैसों के मसले में नहीं, मैं एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, मुझे ये हदायत थी कि मैं असफंद यार को प्रोजेक्ट करूं। आपको एज मिनिस्टर हिदायत थी कि असफंद यार को आप प्रोजेक्ट करें, बीइंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ? बराह रास्त हदायत थी जनरल परवेज मुशर्रफ। मैं ज़ाहिर है किसी और से तो नहीं लेता था हदायत, माजरत के साथ, पता नहीं ये बात कहनी चाहिए नहीं आज कैसा है, लेकिन यह है कि बाज़ औक़ात मेरी बाज़पुरस हुई कि एक जलसा इतना बड़ा नहीं था जो कि मुझे बड़ा जलसा करार देना चाहिए था, लेकिन मैंने हकीकतन उसे बड़ा ही करार दिया, लेकिन बहुत बड़ा नहीं करार दिया। सो उनकी रिजर्वेशन थी। सो मुझे ये कहा गया कि जब आपको कहा गया कि भाई
इनका ख्याल रखना है। उस वक्त तो ज़रा मीडिया, ये सारे चैनल पूरे नहीं आए थे, इतने बाद में आए, और बस इतना ही। फिर आप बल्ले बल्ले कर देते थे जी कि असफंद यार वली साहब छा गए। नहीं, मैं इस तरह तो नहीं करता था। उस वक्त तो टीवी देखे ना, जब एक भी टीवी था, बड़ा आसान काम था। आज जो भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होगा उस पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, और बड़ा बेचारा कसम परसी के आलम में होगा। देखे ना 30-40 या 20-15 मेन चैनल। प्रोग्राम का टाइम शेख साहब खत्म हो रहा है, लेकिन आपकी ये स्टेटमेंट अहम है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने आपको हदायत दी थी कि असफंद यार वली को जरा उठा के रखें, ANP को उठा के रखें। शेख रशीद अहमद साहब, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।